अच्छा, सही है भाई। मैंने एक डिप बना लिया जिसके अंदर हेडिंग लिख दिया अयान के नाम से। सेकंड मैंने बनाया। यार इसको थोड़ा और जूम करो। अबे और कितना जूम करूंगा, मेरे को मसला होगा। सही है। इधर से ये कम कर दो ना, लेफ्ट साइड से। सही। मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई टेक्स्ट के नाम से और इसकी आईडी रख दी फुल नेम। सही है। और मैंने यहाँ पे एक टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई, स्क्रिप्ट बल्कि ऐप डॉट टी एस के नाम से। और इसमें मैंने बोला कॉन्स्ट कॉन्स्ट फुल नेम इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, इसका आपको पता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या कर रहा है? ये HTML से गेट कर रहा है ना। हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट क्या है यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट क्या है? नहीं पता। नहीं पता, वेट मैं बताता हूँ एक मिनट। ये हम अभी हैकाथॉन से रिलेटेड कर रहे हैं क्या? जी है। जी हैकाथॉन से रिलेटेड ही कर रहे हैं। अम्मी, अम्मी। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बेसिकली कर क्या रहा है? जावास्क्रिप्ट के अंदर एक पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है डॉम का ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। वो क्या डिफाइन कर रहा होता है, आपका जो एचटीएमएल की पूरी फाइल होती है ना, वो एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है। अब ये डॉक्यूमेंट जो बोल रहे हैं हम, ये क्या है? आपकी एचटीएमएल की फाइल। सही है। और गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब इसके नाम से ही देखो जाहिर हो रहा है कि हम एक एलिमेंट गेट कर रहे हैं। ये जो ये क्या है, ये एक एलिमेंट है ना, ये भी एक एलिमेंट है। और ये पूरा डिव भी एक एलिमेंट है। क्यों? तो हम इसको यहाँ बोल रहे हैं भाई डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर से। डॉट का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है। डॉट की प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होंगी जब आप टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। ऑब्जेक्ट जब कोई भी प्रॉपर्टी हमें ऑब्जेक्ट की गेट करनी होती है तो हम कैसे करते हैं, डॉट करके उसको एक्सेस करते हैं। डॉट लगा के ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट, और उसके अंदर एक जो भी प्रॉपर्टी होगी जो भी गेट करनी है आपको उसका नाम देना होता है। क्यों? हाँ ऐसा ही है। सही है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी की मदद से गेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसका जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट जो है वो आईडी देना है। सही है ना? और ये एक मेथड है। मेथड मेथड की निशानी क्या है? फंक्शन और मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फंक्शन क्या होते हैं? जो पेरेंट होते हैं। पेरेंट से मुराद कि हम, मैंने बोला भाई यहाँ मैं आया, मैंने बोला मैं माय फंक्शन के नाम, माय के नाम से मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया, जैसे मूव माय बाय लिखा हुआ है। अब ये एक फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन का क्या सीन है? फंक्शन डायरेक्ट कॉल होता है, मतलब उसके आगे पीछे कोई नहीं होता, वो फंक्शन कहलाता है। और अगर हम मेथड की बात करें, दोनों की जजमेंट होती पैराथीसिस ही है कि पैराथीसिस से जज करते हैं, लेकिन मेथड को जज करने के लिए क्या है, वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से ही आ रहा होगा कि वो मेथड कहलाएगा। किसी चीज़, किसी का चाइल्ड होगा तो वो मेथड कहलाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन ही कहलाएगा। समझ गए? सही है, डन है। सही है। अब मैंने यहाँ बोला फुल नेम, इसको मैंने गेट कर लिया फुल नेम। अब ये जो ये वाला जो मेरा एलिमेंट है ना, ये गेट हो जाएगा मेरे इस वेरिएबल के अंदर। अब मैं इसको करवा लेता हूँ कंसोल फुल नेम। मैंने इसको करवा लिया कंसोल। अच्छा, अब टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, जाहिर है ब्राउज़र पे तो चलेगी नहीं, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कंपाइल करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में रन करो। सही, बिल्कुल। तो जावा कंपाइल करने के लिए क्या कमांड है? CSC और फाइल करेंगे। सही, बिल्कुल। मैंने करा और ये कंपाइल हो गया यहाँ पे ना, ऐप डॉट जेएस बन के आ रहा है ये। अब इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर मुझे ये फ़ाइल कनेक्ट भी करनी पड़ेगी। कौन सी फ़ाइल कनेक्ट करनी पड़ेगी? JS।
जेएस की, राइट। अच्छा, इसके वैसे तो रिकमेंडेड तरीका क्या है कि बॉडी के टैग के अंदर आपको यहाँ सबसे एंड में जहाँ बॉडी है उसके अंदर स्क्रिप्ट का टैग लगा के आपको वो करनी पड़ती है, जेएस की फ़ाइल अटैच करनी पड़ती है। लेकिन मेरी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि मैं जेएस की फ़ाइल ना बॉडी के टैग के बाहर अटैच करूँ। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब भी हमारी यूआई शो होती है ना ब्राउज़र पे, तो वो कुछ टाइम लेती है रिलोडिंग के लिए, स्लो हो जाती है। जब अगर ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वो थोड़ी स्लो होती है, वो रिलोडिंग में टाइम लेती है। अब अगर मैं जेएस की फ़ाइल बॉडी के टैग के अंदर रख दूंगा, हमारा रेंडर क्या होता है? बॉडी का टैग रेंडर होता है ना, मेन तो बॉडी का टैग रेंडर होता है, बाकी चीज़ें बाद में रेंडर होती हैं। क्यों? बॉडी और हेड का टैग जो होता है वो हमारा सबसे पहले रेंडर होता है, इसलिए क्योंकि हेडर के टैग के अंदर सारी स्टाइलिंग की कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे हम कोई भी अगर सीएसएस की अगर वो लगाते हैं, फाइल अटैच करते हैं, तो वो हम लिंक के टैग के थ्रू हेड के टैग के अंदर लगाते हैं। ऐसा ही है। तो इस वजह से ये मैं इसको बाहर रिकमेंड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब जेएस की फ़ाइल के अंदर होता है, जैसे कि अभी तो आप लोग सिर्फ रिज्यूमे बिल्डर बना रहे हैं ना, इनकेस आप कोई बड़ी वेबसाइट बनाएंगे जिसमें डेटाबेस वगैरह भी ऐड होगा, तो जेएस की फ़ाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस कॉल होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के टैग पे असर पड़ेगा। वो यूज़र को वो शो नहीं करा पाएगा पहले ही। पहले हमारा मेन मकसद तो ये है ना, ऑप्टिमाइजेशन, कि यूज़र को, सामने वाला जो यूज़र है उसको थोड़ा अच्छा फील आए, वो तभी तो हमारी वेबसाइट यूज़ करेगा। अगर रिलोडिंग इसको दिखता रहेगा तो वो तो चला जाएगा साइट छोड़ के। तो जब यूज़र को दिख जाएगा, यूज़र, अब यूज़र क्या बोलता है, भाई मुझे दिखना चाहिए, थोड़ी देर बाद चले वो, चलो खैर है, लेकिन मुझे कुछ दिखना, एटलीस्ट दिखे तो, है ना। तो अगर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आप यहाँ अटैच करते हो ना, तो उससे स्पीड पे फ़र्क पड़ सकता है। कहने का मकसद ये है। तो मैं इस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बाहर लगा रहा हूँ, और app.js के नाम से हमने फ़ाइल लगा ली, और मैं इस पर कंट्रोल प्लस करके चला गया, और ये आ गया। अब मैंने कंसोल लगाया हुआ है, ट्राई करते हैं क्या आता है। एक अयान शेख की फील्ड आ रही है, एक इनपुट की फील्ड आ रही है, सही है। मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट आई के नाम से मैंने कंसोल खोला। यहाँ पे देखो एलिमेंट गेट हो रहा है app.js के अंदर लाइन नंबर 2 पे। हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ। यहाँ पे मैं कंसोल में लगा भी देता हूँ। हो रहा है, आ गया अयान नाम का, मैंने कमेंट जो लगाया था। ये यहाँ पे, ये जो अयान शेख है नीचे जो इनपुट फील्ड आ रही है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रही? अयान, हाँ। अयान तो मैंने सिर्फ वो कंसोल के अंदर वो लगाया है ना, एज अ कंसोल देखने के लिए, अपने लिए। सही है। मैंने कोई वैल्यू थोड़ी लिखी है ये। सही ये है। तो मैंने कंसोल कराया है अयान, 2-3 कंसोल आप एक साथ करा सकते हो ना। हाँ सही है। है ये आपको दिखा। दिखेगा कहाँ पर अयान? जी, अयान दिखेगा कहाँ पर? अयान कौन सा दिखेगा नहीं, आएगा? मैंने कंसोल को ऐसे ही बोला कि अयान प्रिंट करवाओ, ताकि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फुल नेम प्रिंट कराओ यार। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने मतलब, अब ये वेरिएबल है, अगर इसके अंदर कुछ नहीं आता, नल आता, तो ये कंसोल मुझे बताता भाई ये फुल नेम वाली प्रॉपर्टी है जो कि नल आ रही है। मैंने अपने लिए एक कमेंट लगाया ताकि मुझे पता चल सके ये कंसोल है किस चीज़ का, फुल नेम का है, किसका है। अगर 3-4 कंसोल एक साथ करा रहा हूँ तो मैं उसके साथ कंसोल के साथ कंसोल का नाम भी प्रिंट करवा रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या चीज़ कंसोल करा रहा हूँ। ये कोई वैल्यू नहीं है, ये सिंपल कंसोल है। वैल्यू जो वो जो एलिमेंट है वो इसके अंदर आएगा। ये जो ये वाला जो है ना, ये सिंपल कंसोल है, स्ट्रिंग मैंने अब हार्ड कोडेड करवाया है, समझे अब? जी जी सही। जी। सही। अच्छा, अब ये तो हमने गेट कर लिया भाई, एलिमेंट गेट कर लिया। मैंने बोला भाई अब जो आपने रिज्यूमे बिल्डर बनाना है ना, उसकी स्ट्रेटजी सोचें। देखें, आपने यहाँ पे 5 फील्ड्स बनाई, 5 से 6 फील्ड्स बनाई इनपुट की, जिसमें आप क्या ले रहे हो, वो ले रहे हो यूज़र का सारा डेटा ले रहे हो, फुल नेम ले रहे हो, कॉन्टैक्ट ले रहे हो, उसका जो भी एजुकेशन ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो आप, सही है। आप आते हो यहाँ पे, अब आपने आके करना क्या है, सारे जितने भी एलिमेंट है ना इनपुट के, वो आपने यहाँ गेट करने, सही है। गेट करने के बाद आपने एक फंक्शन बनाना है ऑन सबमिट का,
सही है ना? सही है। ऑन सबमिट का आपने एक फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन के अंदर आपने पूरी एक लॉजिक लिखनी है। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं, जैसे सिर्फ सिर्फ इसमें सिर्फ हम ये गेट नहीं कर सकते, हम हर चीज़ गेट कर सकते हैं। अब ये जो डिव है, जिस डिव के अंदर ये गेट, ये पूरी यूआई मेरी बनी हुई है, सही है। मैंने बोला आईडी मेन डिव, सही है। और मैंने इसको यहाँ पे मैंने भी, अच्छा मैं जावास्क्रिप्ट में कर रहा हूँ, आप लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट में करना है। अच्छा कैसे टाइप स्क्रिप्ट में क्या करना है? यहाँ एरर आ रहा है इसका, किसका एरर आ रहा है? टाइप का। तो आपने यहाँ लिखना है एज अ एच टी एम एल टैग होगा आई थिंक, HTML एलिमेंट, सही है। और ये जावास्क्रिप्ट यहाँ से बंद करेंगे तो इंशाल्लाह ये चले जाएगा, सही है। आपने टाइप डिफाइन करनी है हर चीज़ की, टाइपिंग आपने सीखी है, टाइप स्क्रिप्ट तो आपने सीखी है, लाजमी सी बात है। तो हर चीज़ की आपने टाइप असाइन करनी है, देन फिर आपने आगे काम करना है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं जावास्क्रिप्ट में जल्दी जल्दी करा दूंगा, टाइप स्क्रिप्ट में टाइपिंग करना पड़ेगा, वो बड़ा मसला होगा, सही है ना? तो आपने एक फंक्शन बनाया। अच्छा भाई मैं समझ नहीं आ रही एक चीज में। जी बोले। जब आप कभी जावा स्टूडियो फाइल खोलते हैं तो टाइपस्क्रिप्ट में एरर आने लगता है जी जब जी, वो बेसिकली होता फिर क्या है, नेमिंग सेम हो जाती है, आप देख रहे हो यहाँ पे भी नेम सेम है। अच्छा मैं इसको कमेंट करूँगा तो वो सही हो जाएगा, हो गया सही। ये सर अमीन आलम ने लेकिन हमें समझाया देखना था, क्या इसमें रहता है फ़र्क आता है। जो भी कंपाइल हुई हुई फाइल होती है वो ये सेम नाम से नहीं हो सकती ना कोई भी चीज़। अब कॉन्स्ट में क्या है, सेम नाम से आप कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते, यही यही बात बताई थी ना उन्होंने। जी जी तो जब दो फाइलें, एक ही नाम की दो फाइलें खुली हुई होती हैं, टाइप और TS और JS की, तो उसमें एरर आते हैं। आपकी जो मेन फाइल है, आप काम किस पे करते हो? टाइप स्क्रिप्ट की फाइल पे। तो आप JS की फाइल को बंद कर दो, आप पूरा काम करो, देन उसको कंपाइल करो एंड यूज़ करो। क्लियर है? जी सही है। सही है। तो बेसिकली मैं बता ये रहा था, आपने सारी फील्ड्स यहाँ पे बुलानी है। उसके बाद एक आपने ऑन सबमिट का बटन बनाना है और उसमें इसकी वैल्यू गेट कैसे करेंगे। अच्छा अब बात आ गई, हमने एलिमेंट गेट कर लिया, इनपुट की इनपुट आ रहा है भाई कंसोल के अंदर, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये इनपुट आ रहा है, सही, ये पूरा एलिमेंट आ रहा है। अब आपको जैसे अगर इसके अंदर मैं ये लिखा हुआ है तो ये आपको गेट कैसे होगा, सवाल ये है ना। तो मेन तो हमारा मुद्दा यही है कि हमें तो भाई इनपुट से काम ही नहीं है, हमें तो उसके वैल्यू से काम है, जो यूज़र देगा जब भी तो हम उसको शो कराएंगे नई रिज्यूमे बना के, है ना। हम्म। तो इसको हमें गाइड करने का तरीका क्या है, अब कुछ इसके अंदर ना मेथड्स होते हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैंने जो जावास्क्रिप्ट की वो बुक दी है ना आपको, उसमें सब कुछ डिफाइन है। और जो HTML की बुक है जिससे मैं अभी आपको, मैंने खोल ली थी, मैंने पढ़ाया नहीं, ये HTML की बुक है, ये भी मैंने प्रोवाइड करी है। इसमें सारे टैग्स जो HTML5 के हैं ना वो डिफ़ाइन है, और उसका काम क्या है, पर्पज़ क्या है, वो भी डिफ़ाइन है, सही है ना। तो ये भी आप लोग एक बार पढ़ लिएगा, पूरा एक हफ़्ता होता है हम लोगों के पास। आप लोगों के पास तो बहुत टाइम है, मतलब टाइम से मुराद कि आपकी हमारी जब अगली क्लास होती है वो एक हफ़्ते बाद होती है। मतलब अगर आप एक हफ़्ते के अंदर पूरी HTML CSS कवर कर सकते हो और जावास्क्रिप्ट भी तकरीबन कवर कर सकते हो अगर आप चाहो, तो बस ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना चाहते हो या नहीं, सही है ना। तो जो मैंने PDF दी है ना, दोनों PDF के अंदर अपना सब कुछ अवेलेबल है, आपने बस पढ़ना पढ़ना है। अच्छा जो रिएक्ट पढ़ेंगे ना, रिएक्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है, रिएक्ट की मैं बुक दूंगा। अब रिएक्ट जो पढ़ेंगे हम यहाँ से पढ़ेंगे, रिएक्ट की जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से देखेंगे, और कॉन्सेप्ट की थ्योरी जो है ना वो हम इंटरनेट से पढ़ेंगे, सही है, समझ गए। बाकी जो मैंने पढ़ा हुआ मैं वो सिखाता रहूँगा, जो मेरे को नहीं आएगा, जहाँ फंसेंगे वहाँ इंटरनेट से पढ़ेंगे, सही है। सही, जी जी। अच्छा यार भाई मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा। जी
आप थोड़ा अपने मतलब बैकग्राउंड वगैरह के हवाले से बताएंगे कि आपकी मतलब कौन सी फील्ड है, ये आपने बाकी सारी चीज़ें साथ में सीखी। मैं बेसिकली मनी डेवलपर हूँ। सही है ना। मुझे तकरीबन 1 साल हो गया मनी डेवलपर बने हुए ना। मैंने 2023 में सैलानी से मनी का कोर्स करा था। मोबाइल और वेब, मोबाइल का और वेब दोनों का। करंटली मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। सही है ना। जॉब अभी कोई नहीं कर रहा, पढ़ रहा हूँ, इंटर के पेपर दिए हैं लास्ट ईयर। अब इंशाल्लाह आगे जॉब करेंगे। बिल्कुल, चलिए सही है। सही है। मोबाइल ऐप्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वेब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बस फ़र्क ये है थोड़ा सा, लेकिन वेब का ज़्यादा काम आता है, मोबाइल का थोड़ा कम आता है। मोबाइल का भी मैं सीख रहा हूँ। फ्लटर तकरीबन मैंने 50% कंप्लीट करी हुई है। लेकिन फ्लटर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, उस पर हाथ प्रैक्टिस करने पे, हाथ साफ करने पे ही वो आएगी। कोई भी चीज़ हो, रिएक्ट हो, HTML CSS हो, जब तक आप टाइम नहीं दोगे जब तक आपको नहीं आएगी वो। सीधी सी बात है। भले आपको पढ़ना आता हो या नहीं आता हो, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करनी तो वो आपको नहीं आएगी। जी जी बिल्कुल। सही। तो HTML का मैं इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, HTML यूज़ करे हुए ना मुझे तकरीबन तकरीबन बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अभी जो लास्ट टाइम सिर्फ हैकाथॉन बनाया है ना, वो पूरा वनेला HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बनाया है। उसमें इतनी सी भी चीज़ बाहर से यूज़ नहीं करी, बिकॉज क्योंकि उसमें मेंशन था कि आपने कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। मैं CSS यूज़ नहीं करता अब, मैं टेलविन यूज़ करता हूँ। अभी आप लोग जब टेलविन पढ़ेंगे ना, आगे क्लास में पढ़ाएंगे वो लोग। अभी नेक्स्ट जेएस के साथ टेलविन इंटीग्रेट करवाई है ना उन्होंने, यस यस करवाया है जो, उसमें टेलविन भी थी। तो टेलविन और CSS बहुत अलग है। उसकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिफरेंस है। आप CSS की मेन प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं ना, वो भूल जाएंगे अगर जब आप बने वो भूल क्या जाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ नेम भूल जाएंगे आप। कि वनेला CSS की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, मैं भी भूल गया था। हैकाथॉन बनाने में मुझे बहुत मुश्किल आ रही हैं। खैर, पढ़ना तो है, सारी चीज़ें पढ़नी है। जब भी कोई भी क्यू इंटरव्यू में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अगर उसने आपको HTML CSS पे पकड़ लिया, और अगर आप रिएक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हो और वो उसने HTML CSS पे आपको घेर लिया ना, वो तो पहली फुर्सत में बोलेगा बुरा दरवाज़ा जाओ। क्यों? हाँ बिल्कुल। तो भाई देखो, मैं बता रहा था, सिर्फ आप इनपुट की फील्ड्स गेट नहीं कर सकते, आप HTML का हर एलिमेंट गेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने क्या बोला, मैं टाइप स्क्रिप्ट में ही लिख लेता हूँ यार, आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। मेन डिव। सही है। इसको कंसोल करा दो। डिव आ गया। इस डिव के अंदर क्या है? H1 था, इनपुट था, दो चीज़ें थी, आ गया पूरा डिव। अब आप लोगों ने करना क्या है, आपने पहले डिज़ाइन बनाना है पूरा। सही है। पूरा डिज़ाइन एक मेन डिव के अंदर रख के पूरी एक CV बना लेनी है। सही है। बनाने के बाद उसकी HTML CSS पूरी डिज़ाइन कर लेनी है, सब कुछ बना लेना है, जिससे आपको आसानी होगी। आसान आसान बता रहा हूँ, इससे काम जल्दी हो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो जो इनपुट, अभी ये जो इनपुट है ना, ये इनपुट को हटा दो। इनपुट आपने नहीं लेना, इनपुट को हटा दो आप। इनपुट को हटा दो, इनपुट नहीं लेना आपने। सिर्फ जो अभी स्टैटिक रिज्यूमे बनाना है ना, वो बनाना पूरा। बनाने के बाद उसका जो मेन डिव होगा ना, मेन डिव को आपने बुला लेना है उसके अंदर। क्या नाम है अपना? स्क्रिप्ट में। बल्कि मेन डिव को भी नहीं बुलाना, मैं बोलता हूँ मेन डिव को भी नहीं बुलाओ। बल्कि हाँ, मेन डिव को बुलाना पड़ेगा। मेन डिव को बुलाने के बाद आपने दो चीज़ें करनी है। मैंने यहाँ पे दो, एक ही पैरेंट बनाया। आपने क्या करना है, यहाँ जाना है। ये मेन डिव है ना, इसको एक इसके अंदर एक और पेरेंट, इसके अंदर एक और चाइल्ड बना देना, जिसके अंदर आपका सारा सामान हो, सारा जो कंटेंट हो वो हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ, ये मेरे दो चाइल्ड है ना, मैंने इसको इसके अंदर रैप कर दिया। जित पूरी CV, जो पूरा रिज्यूमे होगा ना, पूरा रिज्यूमे आपका इसके अंदर होना चाहिए। मेन डिव के अंदर एक डिव होना चाहिए, उस पूरे डिव के अंदर पूरा रिज्यूमे आपका तैयार होना चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ताकि जब आप मेन डिव को बुलाओ ना,
मेन डिव को बुलाओ, कहाँ चला गया, रिफ्रेश करूँ। हाँ ये रहा। जब आप मेन डिव को बुलाओ तो उसके अंदर एक डिव आए, उससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आपने पूरी एक डिज़ाइन बनाई, जैसे कि मैंने बनाई। अभी इनपुट को मैं हटा देता हूँ, सही है ना। मैं बेसिकली एक नॉर्मल डिज़ाइन बना रहा हूँ। यार यहाँ पे सेक्शन टैग भी तो लगा सकते हैं। हाँ सेक्शन सेक्शन यूज़ करो, सेक्शन यूज़ करना है सेक्शन यूज़ करो, डिव यूज़ करना है डिव यूज़ करो। मैं ज़्यादातर डिव यूज़ करता हूँ, मेरी आदत है। आप बुक बुक के हिसाब से देखोगे तब भी सेक्शन भी यूज़ कर सकते हो और डिव भी यूज़ करते हो। डिव क्या है, डिव डिव का कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, डिव सब जगह यूज़ हो सकता है, इसलिए मैं डिव यूज़ करता हूँ। सही है। हम्म, समझ लो मैंने सिर्फ ये लिख लिया, सही है। ये मेरी वेबसाइट वो रिज्यूमे बन गई, ये 4 फील्ड की। अब ये जो 4 फील्ड्स हैं, जब आप इसको डायनामिक बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आपने क्या करना है, आपने इस पूरे को करना है कॉपी। रिज्यूमे जो स्टैटिक रिज्यूमे बनाओगे ना, वो उसको कॉपी करना है, जिससे आसानी होगी आपको ना। उसको आपने यहाँ से पूरा कॉपी करना है। कहाँ गया, ये रहा मेन डिव के अंदर जो डिव है ना, उसको आपने कॉपी करना है और यहाँ से कर देना कमेंट। बल्कि वो तो दूसरी फाइल से उठाओगे ना, मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है इसलिए। अब आपने आना अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में। टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में आने के बाद आपने बोला भाई, मैंने यहाँ पे बोला था आपने एक इनपुट फील्ड ले लेनी है। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पे एक मैं इनपुट फील्ड बना देता हूँ। मेन डिव को हटा के एक अलग डिव बनाया मैंने, सही है। और उसके अंदर एक इनपुट फील्ड बना दी। किस नाम से बनानी थी, फुल नेम के नाम से ना, फुल नेम के नाम से मैंने बना दी। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैंने एक ऑन सबमिट का मैंने बनाया फंक्शन। सही है। ऑन सबमिट का मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने बोला भाई मेन डिव जो है ना, मेन डिव हमारा बना हुआ है यहाँ पे। देखो इसको कमेंट नहीं करा मैंने, मेन डिव हमारा बना हुआ है और हमारी इनपुट की फील्ड बनी हुई है। मैंने क्या बोला, मैंने जो मेन डिव का सबसे पहले तो कंसोल करा के देखो, यहाँ पे ऑन सबमिट पे जब जब क्लिक होगा, लॉक कराया मैंने बोला जो मेरा फुल नेम है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा देखो ये सारे वो आ जाते हैं उसके मेथड्स। अब मेरे को फुल नेम के अंदर पूरा एक, वहाँ पे तो एलिमेंट शो हो रहा है मैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ना। तो मैंने यहाँ करा वैल्यू। वैल्यू आ नहीं रहा है यहाँ पे, एक अलग बात है, लेकिन आना तो चाहिए। वैल्यू चेक करते हैं। हम्म, 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 हम्म। और यहाँ पे मैं एक बटन भी बना देता हूँ जिस पे ऑन सबमिट होगा। अच्छा ऑन क्लिक आपने कैसे करवाना है वो भी देख लो आप। एक मैंने यहाँ पे बटन बनाया, बटन का मैंने नाम रख दिया जनरेट सीवी, सही है। इसकी मैंने आईडी रख दी सबमिट। अब इसको भी मुझे गेट करना पड़ेगा। जिस चीज़ पे भी आपने काम करना है ना जावा स्क्रिप्ट की मदद से या टाइप स्क्रिप्ट की मदद से, आपको उसको वहाँ पे पहले गेट करना है, फिर देन उसके ऊपर जो भी करना है वो करना है, सही है, समझ गए। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैंने बोला भाई सबमिट बीटीएन के नाम से मैंने बोल दिया और इसकी आईडी भी आ गई, सही है। मैं बोलता हूँ भाई जब भी ऑन सबमिट हो ना, ऑन सबमिट का फंक्शन कब कॉल हो, ये जो ये तो हमने फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन हम क्या बोल रहे हैं भाई, अभी ये फंक्शन सिर्फ क्या करा रहा है, फुल नेम को कंसोल करा रहा है, सही है। मैं इस वाले कंसोल को कमेंट कर देता हूँ। अब अभी कोई चीज़ शो नहीं हो रही,
टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, सॉरी मैं इसको JS में कन्वर्ट करता हूँ। सही है। अभी देखो कोई चीज़ नहीं आ रही कंसोल में, आ रही है? नहीं आ रही ना। इसकी वजह पता है क्यों नहीं आ रही? कोई बता सकता है? कोड देख ले। क्योंकि क्योंकि अभी ये सबमिट, जब वो जो फील्ड है टाइप फील्ड उसके ऊपर जब सबमिट करेंगे तब आएगी ना वो। सबमिट करेंगे, सही है। मैं और कोई बताना चाह रहा है तो बता दे। फंक्शन कॉल नहीं हुआ वो। बिल्कुल, इसका यही सीन है। फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ हुआ। अगर मैं यहाँ जनरेट की तो बात अलग है, वो तो अभी आगे जाके करेंगे ना। अभी तो अभी जो जितना आपने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से क्या हुआ है, फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ हुआ। अब मैं फंक्शन कॉल करूँगा ये कंसोल चल जाएगा। सही है, बिल्कुल सही बात करी आपने। वो फंक्शन कॉल नहीं हुआ हुआ। खैर, अब मेन मुद्दा ये आता है, हमें ये फंक्शन कॉल करवाना है ऑन क्लिक पे। कहाँ पे? जनरेट CV पे जब क्लिक हो, अभी क्लिक कर रहा हूँ, कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, कोई कंसोल नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पे BTN करा हुआ है, जो बटन है वो मैंने यहाँ पे गेट करा हुआ है। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं बोलता हूँ सबमिट। अच्छा, मैंने यहाँ अलग से फंक्शन बनाया है, आप साथ भी बना सकते हो। मैं आपको तरीके, दो तरीके हैं इसके, 2-3 तरीके हैं, मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। मैंने बोला भाई सबमिट BTN डॉट एड इवेंट लिसनर नाम का एक लिसनर होता है जो क्या करता है, सारे लिसनर लगाता है। मेथड है ना, इसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं। एक होता है मेथड, वो एक होता है कि आपने कौन सा क्लिक लगवाना है, क्लिक होता है या क्लिक ले लो, ऑन चेंज ले लो, कोई भी हो लो, वो कौन सा लिसनर लगाना है। मैं बोलता हूँ भाई क्लिक, जैसे कि अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा बटन के अंदर। अब मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लिखता हूँ, ये आ गया ऑन क्लिक। सही है, ये यहाँ से भी डायरेक्ट भी कॉल करवा सकते हैं, लेकिन अब हम यूज़ कर रहे हैं क्या है, जावा स्क्रिप्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हमें ऐड इवेंट लिसनर वाली प्रैक्टिस अपनानी होगी। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसके 2-3 चीज़ें होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं अगर लेके चलूँगा बहुत लंबा टॉपिक जाएगा। मैं खैर इसको हटा देता हूँ। ये जो ऑन क्लिक का आपको समझ में आया ना, तो वो यहाँ से आ रहा है, जो हम ऐड इवेंट लिसनर लगा रहे हैं ना। तो ये क्या बोल रहा है भाई, सबमिट BTN पे एक लिसनर लगाओ, किस नाम से? क्लिक के नाम से। जब भी क्लिक हो ना, क्लिक हो, पहला पैरामीटर लेता है कि क्या चीज़ परफॉर्म करवानी, क्लिक करवाना है, होवर करवाने पे कुछ करवाना है, या तो 5 सेकंड तक क्लिक करके रखे तो कुछ करवाना है। तो अब दूसरा मांगता है ये फंक्शन, वो फंक्शन दो जो चीज़ आपने करवानी है या कोई भी चीज़। जैसा अगर मैं बोलता हूँ कंसोल करवाना है, मिसाल के तौर पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉक करवा देता हूँ। सही है, ये हटा दिया मैंने। नहीं होगा, लॉग नहीं होगा डायरेक्ट, सॉरी, लॉग नहीं होगा। हमें यहाँ फंक्शन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 तरीके के फंक्शन दे सकते हैं। एक तो हमारा हो गया अपना कौन सा, एरो फंक्शन, लैम्डा फंक्शन जिसे कहते हैं। मैंने यहाँ फंक्शन दिया, एरो फंक्शन बनाया, ये हो गया। या दूसरा तरीका ये है कि आप एक अलग से फंक्शन बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ऑन सबमिट का, और उसको यहाँ पे दे दो और यहाँ कॉल कर दो। नहीं, ऐसे ही होगा यार। एक मिनट, क्या बोल रहा है ये, लॉग स्कोप वेरिएबल, सॉरी। हाँ, देखो यहाँ आएगा होस्टिंग का मसला। होस्टिंग क्या, सर अमीन आलम ने पढ़ाई थी। होस्टिंग क्या होती है, हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन हमने नीचे बनाया है, कॉल हम ऊपर कर रहे हैं, कॉल हम ऊपर कर रहे हैं। हो तो जाएगा, ये होने को तो हो जाएगा, सर ने भी बताया था। अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ अब हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, हो गया। सही है। तो अब चेक करते हैं, TS की फाइल पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। आ गया कंसोल में, कंसोल हो रहा है ना यहाँ पे, ये आ रहा है, कंसोल हो रहा है, फुल नेम वाला एलिमेंट आ गया। अब मैं करता हूँ इस पे डॉट वैल्यू, मे भी आ जाए या हो सकता हो ना आए, डज नॉट एग्जिस्ट, वो तो खैर आ जाएगी।
वन एरर फाउंड। एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही भाई? इसने बोला HTML एलिमेंट। अच्छा सही है, एलिमेंट है ना, इसको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट फील्ड ले रहे हैं HTML इनपुट फील्ड नाम का कोई वो होगी यार। HTML इनपुट एलिमेंट है शायद। आई थिंक मैं भी वही देख रहा हूँ। ऊपर गया ऊपर। गया? हाँ और ऊपर है और ऊपर। ये रहा, नहीं और इनपुट एलिमेंट हाँ, सही है। अच्छा जो भी आप एलिमेंट देख रहे हो ना उस हिसाब से टाइपिंग कर लेना और देख लेना अपने हिसाब से यार, बड़ी लंबी होती है इसमें। सही है भाई। अब मैंने यहाँ लिखा आयान और ये करा, यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब आपने इसी तरह सारे एलिमेंट गेट करने हैं और उसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट के अंदर या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर गेट कर लेनी है। गेट करने के बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कमेंट करा हुआ है, अब ये आपने पूरी स्टैटिक CV बनाई हुई है, मैंने कमेंट कर दी है, ये आपकी पहले वाले जो पहला माइलस्टोन है ना उसमें बनी हुई होगी। सेकंड माइलस्टोन में डायनामिक बनानी है, सेकंड माइलस्टोन में तो डिप्लॉय करना है, थर्ड माइलस्टोन में आपको डायनामिक बनानी है। तो डायनामिक कैसे बनाएंगे, आपने जो पहला माइलस्टोन बनाया होगा ना उसकी पूरी स्टैटिक आप इंडेक्स की फ़ाइल यहाँ पे डालिएगा और उसकी वो वाली फ़ाइल भी डालिएगा CSS की, ताकि उसकी स्टाइलिंग हो। देन उसका जो एक मेन डिव होगा, ये 2 डिव है ना, एक मेन डिव है, उसके अंदर डिव के अंदर आपका सारा कंटेंट होना चाहिए जो भी CV बनी हुई है। मेन डिव को आपने यहाँ पे गेट कर लेना है। गेट करने के बाद आपने एक पूरा एक फंक्शन बनाना है। 2 तरीके होते हैं मैंने बता दिए, डायरेक्ट भी चला सकते हो, ऐसे भी चला सकते हो। मैंने यहाँ फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के बाद मैंने कंसोल करवाया हुआ है। आपने कंसोल नहीं करवाना, आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है कॉन्स्ट। सही है, कॉन्स्ट करने के बाद कुछ भी एक रख लो, ये टेस्ट एक एलिमेंट बना रहा हूँ मैं, और इसके अंदर आपने ये वाले कोटेशन डालने हैं। ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर्स हैं। आई थिंक मैं सही पहुँच रहा हूँ, टर्नरी है या इनका कोई नाम है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। ओ बीच के अंदर स्ट्रिंग के अंदर बीच स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। इसका आप लोगों को पता है ना कौन सी उस कोटेशन की बात कर रहा हूँ मैं? बैकटिक कर लो। हाँ बैकटिक्स। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं वो डॉलर का साइन लगा के, पता है ना? स्ट्रिंग लिटल्स कहते हैं शायद। हाँ जो भी कहते हैं आप लोग समझ जाओ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। बैकटिक तो कहते हैं लेकिन इसका एक और नाम होता है जो जावास्क्रिप्ट में कहा जाता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। सही है ना भाई? अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कर देनी है वो HTML पेस्ट। मैंने यहाँ से इसको अनकमेंट पहले कर लेता हूँ। सही है, डेवी गायब हो गया आई थिंक। मैंने करा डेव ये कॉपी और मैंने इस बैकटिक के अंदर पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है आप लोगों ने, अब देखो ये फुल नेम वाली है ना, इस तरीके से पूरी इंडेक्स फाइल करनी पड़ेगी। इंडेक्स फाइल नहीं, वो जो मेन डिव होगा, जो रिज्यूमे वाला डिव होगा, तो पूरी हाँ हाँ वो कर देनी है आपने। रेज्यूमे। हाँ वो पूरा कर देना है यहाँ पे। सही है। और उसके बाद क्या करना है, ये जो ये अब जैसे कि ये यहाँ पे आपने लिखा हुआ होगा फुल नेम। सही है, यहाँ पे नेम आ जाएगा डॉलर डॉलर के साथ। डॉलर का साइन लगाओगे आप, डॉलर का साइन ऑब्जेक्ट। सही है। और उसके बाद फुल नेम डॉट वैल्यू क्या लगाओगे, फुल नेम डॉट सही है। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले आप ना इसको डी स्ट्रक्चर कर लो। मैं फुल नेम डॉट वैल्यू कर रहा हूँ, आप क्या करो, आप दोबारा वेरिएबल्स बनाओ बहुत सारे जिसमें बोलो फुल नेम और उसके अंदर असाइन कर दो फुल नेम डॉट वैल्यू। ऐसे भी कर सकते हो। सही है ना? सही। मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, वैल्यू करवाया आपने, और ऐसे ही यहाँ पे फ़ोन नंबर वाली करवा लोगे, सारी करवा लोगे। सही है। मैं लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैंने गेट करूँगा, वो फिर आप लोग खुद कर लिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की ना। सही है। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो यहाँ तक का तो इसके अभी इस वेरिएबल के अंदर ये अपडेट होगा।
आपका डॉम के अंदर अपडेट नहीं होगा, आपकी HTML की फाइल के अंदर अपडेट नहीं होगा। अब आपका काम आता है, आपने ये जो गेट करा था मेन डिव जो मैंने ऊपर पेरेंट बनवा के गेट करवाया था, वो क्यों करवाया था? इसको आपने गेट करना है इसी फंक्शन के, गेट तो कर लिया इस फंक्शन के अंदर। यहाँ इसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइन करने के बाद, इसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइन करने के बाद ये जो टेस्ट का आपका वो बना है, यहाँ पे आप आओगे, बोलोगे भाई मेरा जो मेन डिव है ना डॉट, अब इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वाली जो टैग्स चेंज करती हैं और एक HTML चेंज करती है। तो हमें कौन सी टारगेट करनी है अभी? एनी आइडिया? सही है, हमें टारगेट करनी है HTML वाली। तो हम क्या बोलेंगे, मेन डिव डॉट इनर HTML। आ गई इंटेलिजेंस में? सही। तो आप इसको बोलोगे, अब ये जो इनर HTML है ना, ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है ये जो आपका मेन डिव है ना, इसकी जो HTML है अंदर की, इनर HTML दिख रही है? दिख रही है? ये जो मेन डिव है, मेन डिव का जो एलिमेंट है, इसके अंदर जो HTML है ना, वो डिफाइन कर रही है इनर HTML। इनर HTML की प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि आपके जो आपने जो एलिमेंट गेट करा हुआ है उसके अंदर जो HTML लिखे हुए हैं ना, वो इनर HTML है। अब मैं यहाँ कर दूंगा इसको रीअसाइन। रीअसाइन कैसे करते हैं? इज इक्वल टू लगा के रीअसाइन कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। और मैं यहाँ पे टेस्ट वाला वेरिएबल दे दूंगा। क्यों? सही है। सही है। मैं TS की फाइल यहाँ पे रन वापस कंपाइल करता हूँ। मैंने कंपाइल करी, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? आंसर। सही है। मैं यहाँ डालता हूँ फाइज अहमद, सही है। जनरेट CV पे क्लिक करूँगा, क्या हुआ? नाम चेंज हो गया। नाम चेंज नहीं हुआ, वो पूरा जो वो था ना वो चेंज हो गया। यहाँ पे तो अभी हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी स्टैटिक रखा हुआ था, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, अभी हार्ड कोडेड। अब ये हो गया डायनामिक, स्टैटिक नहीं रहा। मैं यहाँ पे चेंज कर देना ताकि आपको लगे कि वो पूरा चेंज हो रहा है। सही है? तो ये इसके अंदर सारे इनपुट फील्ड्स डालनी पड़ेंगी तो? जी बिल्कुल बिल्कुल। सही है, सही। तो यहाँ पे मैंने जैसे मैंने बोला फाइज अहमद, सही है। अब जो वो वाली जो नीचे की 3 फील्ड्स है वो अभी मैंने हार्ड कोडेड ही दे दी हैं। उसकी इनपुट फील्ड आप जब गेट करोगे उसके बाद उसकी वैल्यू गेट करोगे, उसके बाद उसको असाइन करवाओगे तो वो भी हो जाएगा। सही है? मैंने जनरेट करवाया। अच्छा, मैंने TS की फाइल यार कंपाइल नहीं करी है। फाइज अहमद, ये करवाया, हो गई। वो पूरा रेंडर हो रहा है, वो पूरा जो अपना वो मेन डिव के अंदर जो डिव आ रहा है, मेन डिव को हमने गेट करके पूरा डिव को हमने दोबारा री रेंडर करवाया है। समझ गए? ये पूरा कॉन्सेप्ट करता है डॉम को मैनिपुलेट, डॉम मैनिपुलेशन में आता है ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके बारे में आप लोग पढ़ना, खुद से पढ़ना, इंशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। सही है भाई? और कोई चीज़ और कुछ पूछना है इसमें HTML में? कोई सवाल है तो पूछ लो। पूरी CV तो बनाऊंगा नहीं मैं यहाँ बैठ के। जी एक बात ये बताना कि जो स्टैटिक CV जो बनाई है, जो स्टैटिक रेज्यूमे है, तो उसके अंदर जो फील्ड्स डलेंगी, टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स जो डलेंगी, तो ये मतलब नॉर्मल, ये तो क्योंकि CV तो इससे ख़राब होगी, तो या इसको अलग सेक्शन में डालनी है? कौन सी फील्ड्स? इनपुट की फील्ड्स? यस। आप दो डिव बनाना, एक इनपुट वाला और इनपुट वाले को रखना आप ऊपर। सही है? ऊपर। सही है। और दूसरा जहाँ पे CV शो होगी ना, वो नीचे। वो नीचे। जैसी वो जनरेट करेगा तो नीचे CV जनरेट होकर आ जाएगी। सही हो गया। सही है? ओके। और कुछ बताओ, पूछना है? रिएक्ट पे चलें या क्या करना है बता दो मुझे। आई थिंक शायद रिएक्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू ले लो, हाँ रिएक्ट का, फिर अगले दिन देख लेंगे जो भी होगा। वैसे भी 9 मिनट बचे हुए। 9 मिनट का वो आ गया था SMS गूगल की तरफ से। भाई देखो, रिएक्ट बेसिकली क्या होती है, अब मैं दो वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। एक होती है विकिपीडिया,
आई थिंक ये HTML CSS पे बनी हुई है, या बिल्कुल HTML पे बनी हुई है। सही भाई, देखो भाई, और एक YouTube खोल लेते हैं। पहली तो बात, हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट बढ़िया, हमने वेबसाइट बनाना आ गई, हमने बनाना शुरू कर दी। अब मार्केट में एक फ्रेमवर्क लाइब्रेरी आती है, फ्रेमवर्क नहीं है, लाइब्रेरी है, रिएक्ट। भाई रिएक्ट नाम की एक लाइब्रेरी आ गई, बड़ी मशहूर हो रही है। अब रिएक्ट सीखना ज़रूरी हो गया, जॉब नहीं मिल रही उसके बिना। क्यों नहीं मिल रही, उसकी वजह क्या है? रिएक्ट ने आके ऐसा क्या करा कि जो हमें सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट से काम नहीं निकल रहा, उसने आके क्या करा, साइट लोड हुई एक बार, ये YouTube लोड हो रहा है, लोड हो गया, सही है। अब मैं कोई वीडियो खोल रहा हूँ, जैसे मैंने ये वीडियो खोली, तो गौर करो यहाँ पे इस रिलोडर पे और इस पाथ पे भी गौर करना। मैंने ये खोली, क्या साइट रिलोड हुई? नहीं। अब एक इधर आ जाओ विकिपीडिया पे, विकिपीडिया भी रिलोड कर ली मैंने एक बार, सही है। मैंने एक नई पेज खोला, पाथ चेंज हुआ, लेकिन यहाँ क्या एक डिफरेंस आया, ये रिलोड हुई ना? मैं क्या पूछ रहा हूँ, हुई या नहीं हुई? हाँ हुई है। सही। अब रिएक्ट ने आके बेसिकली मेन जो रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है, उसने आके यही करा है कि उसने बना दी सिंगल पेज वेबसाइट। मतलब कि पेजेस तो बना सकते हो आप उसमें मल्टीपल, बट दी मेन रीज़न इज जब आप पेज पाथ के थ्रू चेंज करोगे तो साइट रिलोड नहीं होगी, जिसकी वजह से ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी हो गई। और जो यूज़र इंटरफेस है, यूज़र को लगा कि मैं कोई अच्छी चीज़ चला रहा हूँ। आप यूट्यूब चलाते हो और आप ये वेबसाइट चलाते हो, आपको कितना फ़र्क लगेगा? मैंने यूट्यूब की कोई वीडियो खोली, देखो विद इन अ सेकेंड खुल गई है, विद इन अ सेकेंड मेरी वेब्स वो खुल गई और रिलोड भी नहीं हुई। अब रिलोड करने में क्या होता है, देखो रिलोड करने में होता है आपकी पूरी वेबसाइट रिलोड हो रही है, यानी कि अगर पीछे 5 पेज बने हुए हैं, वो 5 पेज भी रिलोड हो रहे हैं कहीं ना कहीं कैशे के अंदर। ऐसा ही है, अगर मेरे रूट फोल्डर पे डेटाबेस बना हुआ है तो वो डेटाबेस भी रिलोड हो रहा है, और अगर उसके अंदर 10,000 फील्ड्स हैं, 10,000 डेटा रखा हुआ है, तो वो भी रिलोड हो रहा है। समझ में आई? रिएक्ट ने ये करा। अच्छा, अब उस पर चले जाते हैं अपन, इस पे। अच्छा, रिएक्ट की सिंपल डेफिनेशन अगर देखी जाए तो वो क्या है, रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट, नॉट अ फ्रेमवर्क। लोग फ्रेमवर्क भी बहुत बोलते हैं, लेकिन ये फ्रेमवर्क नहीं है। अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आए, तो यहाँ पे भी पहले लिखा हुआ आ रहा था, देखो लाइब्रेरी लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हो? और अगर आपको लर्न करनी है, यहाँ से लर्न कर सकते हैं आप। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहले जो होती थी, मैं आपको यहाँ पे PDF में लेके चलूँ, इसको बनाने का तरीका क्या है, हम रिएक्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसमें 2 मेथड आते हैं, CLI टूल की मदद से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही। अब इसके अंदर भी ना 2 तरीके आते हैं। एक आता है npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, जैसे हम npm क्रिएट नेक्स्ट ऐप करते हैं वैसे ही। बट अभी 2024 या 2023 के एंड में ये डेप्रिशिएट हो गया है, मतलब कि हो जाता है इससे भी, लेकिन किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता, नहीं चलता। अब जो रिकमेंडेड तरीका है ना, आप क्या करो, npm क्रिएट वीट ऐप, वीट के थ्रू आप इसको वो कर सकते हो क्रिएट। अब वीट क्या है, वीट एक वो कर लो, एक कोलैबोरेशन करिए रिएक्ट के साथ, आई थिंक यही है, मैंने तो इतना पढ़ा था। हाँ, ये वीट है। अब आप npm क्रिएट वीट @lattice करके उसके बाद उसका नाम डालोगे, प्रोजेक्ट का जो भी आपने नाम क्रिएट करना है वो क्रिएट हो जाएगा। सही है, समझ में आया इतना? अब सही इसके है बोलो, है, सही है बोल रहा हूँ। हाँ, अब इसके अंदर भी वही वही चीज़ें आ जाती हैं जो नेक्स्ट जेएस के अंदर है, कंपोनेंट आ गए। अब इसके अंदर कंपोनेंट में भी ना 2 कंपोनेंट आते हैं, एक क्लास कंपोनेंट आते हैं और एक फंक्शनल कंपोनेंट आते हैं।
अभी जो हम यूज़ करते हैं अब क्लास कंपोनेंट, वो क्लास बोला फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करते हैं। क्लास कंपोनेंट पहले यूज़ करते थे, वो बहुत पहले यूज़ करते थे, मैं भी जब पढ़ रहा था जब उससे भी पहले यूज़ करते थे। अब यूज़ नहीं करते क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ होते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, आपने एक फंक्शन कॉल फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर रिटर्न के अंदर HTML लिखी और उस फंक्शन को एक्सपोर्ट करा दिया, वो फंक्शन कंपोनेंट बन गया बस। इसमें ये क्लास कंपोनेंट का थोड़ा लेंदी टॉपिक है, उसको एक अलग से क्लास रखेंगे इंशाल्लाह, उसको पूरा बना के मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा ना उसके अंदर। लेकिन वो यूज़ नहीं होता है, लेकिन उसके लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ में क्लास कंपोनेंट के बारे में ही पूछते हैं। क्योंकि जो वर्किंग है ना, वर्किंग ऑफ कंपोनेंट्स, लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट, वो पूरी क्लास कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। उससे आपको सही समझ में आएगा कि क्लास एक्चुअल में कंपोनेंट कर क्या रहा है। सही है। बाकी फिर इसमें आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे GSX। आप लोगों को पता है जैसे TSX है, जो फाइल के एक्सटेंशन होती है फंक्शन के कंपोनेंट्स बनाने की। सही है। प्रॉप हो गई, स्टेट हो गई, स्टेट्स पढ़ेंगे, प्रॉप पढ़ेंगे, कंडीशनल एंडिंग पता है क्या बेसिकली, कि हमें कंडीशनल एंडिंग करवानी है जैसे कंपोनेंट की ना। जैसे हमने दो कंपोनेंट बनाए, एक हमने यूज़र के लिए बनाया, एक हमने एडमिन के लिए बनाया है। अब जब लॉगिन करता है बंदा तो लॉगिन इन्फॉर्मेशन आती है ना हमारे पास वेबसाइट के अंदर, तो हमें इसको स्टेट के अंदर सेव कराना होता है और उसके बाद चेक कराना होता है कि भाई इसका रोल क्या है। अगर ये यूज़र है, नॉर्मल यूज़र है, तो इसको ये वाला कंपोनेंट शो कराओ। अगर ये वाला एडमिन, अगर एडमिन या टीचर है, तो इसको ये वाला कंपोनेंट शो कराओ। इफ़ एंड एल्स की समझ लो पूरी सेम कहानी है, बस उसके अंदर कंपोनेंट शो कराने की काम आता है। समझ गए? और कोई सवाल? इंशाल्लाह भी इसको कवर करेंगे पूरा। बहुत अच्छा PDF बना हुआ है, इसके अंदर आपकी तकरीबन तकरीबन आप उसको जॉब मटेरियल बन जाओगे अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया, पूरा रिकवर कर लिया और अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट भी बना लिया इसके। पूरा जॉब मटेरियल हो, आप बैठ सकते हो आप जाके किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में सुकून से। कोई और सवाल है तो पूछ लो, फिर वाइंड अप करते हैं क्लास। ख़त्म ही हो गई।